नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इतिहास के एक बहुत बहुत बड़े मिथक को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। अक्सर जब हम प्राचीन दुनिया के व्यापार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बड़ी ही जादुई और खूबसूरत सी तस्वीर उभरती है ना? लेकिन आज हम उन पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि सदियों पहले दुनिया को जोड़ने वाले इन रास्तों की असली जमीनी हकीकत आखिर थी क्या। जरा सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया का सबसे मशहूर व्यापारिक मार्ग जिसके बारे में हम सबने पढ़ा है, वो काफी हद तक महज एक कहानी हो। हम सबके दिमाग में ना एक बड़ी पक्की इमेज बसी हुई है। सिल्क रूट का नाम सुनते ही तपते रेगिस्तान में रेशम लादे ऊंटों की एक लंबी कतार दिखने लगती है, जैसे चीन से रोम तक को एक सिंगल सुनहरा सा हाईवे बना हो। लेकिन सच बताऊं तो कहानी कुछ और ही है। चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। ये जो सामने है ना, ये इस पूरी कहानी का एकदम निचोड़ है। एक तरफ है हमारा वो रोमांटिक मिथक, एक सिंगल पक्की सड़क, शांति से होता हुआ व्यापार और फोकस सिर्फ रेशम पर। और दूसरी तरफ है ऐतिहासिक वास्तविकता। असल जिंदगी में ये कोई एक सड़क थी ही नहीं। ये टूटे फूटे रास्तों और टुकड़ों में बटे हुए नेटवर्क्स का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल था। यहाँ कोई शांति वांति नहीं थी। हर कदम पर डाकुओं का डर था। और सच तो ये है कि इसके पीछे व्यापार से ज्यादा बड़े बड़े साम्राज्यों के अपने सैन्य और रणनीतिक स्वार्थ थे। और एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, प्राचीन काल में किसी भी इंसान ने इस रास्ते को कभी सिल्क रोड कहा ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। असल में ये जो कैची सा नाम है ना, ये 1877 में फर्डिनेंड वॉन रिच्टहोफेन नाम के एक जर्मन भूगोलवेत्ता ने घड़ा था। वो भाई साहब बर्लिन से बीजिंग तक एक रेलवे प्रोजेक्ट का नक्शा बना रहे थे, तो उन्हें एक फैंसी नाम चाहिए था। उनका दिया ये लेबल इतना हिट हो गया कि इसने पूरे इतिहास को ही गुमराह कर दिया। सबको लगने लगा कि ये कोई एक लंबा ऑर्गेनाइज्ड हाईवे था, जबकि सच इससे कोसों दूर था। भाग 2, भौगोलिक बाधाएं, निर्दयी इलाकों में जीवित रहना। तो अब बात करते हैं असल भूगोल की। देखिए, यहाँ सफ़र करना कोई सुहाना हॉलिडे नहीं था। ये एक खौफनाक और जानलेवा परीक्षा थी। इस रास्ते पर चलने का मतलब था सीधे सीधे मौत से खेलना। कोई भी व्यापारी ना पूरा रास्ता अकेले तय नहीं करता था। ये एक रिले रेस की तरह था। सबसे पहले आपको जानलेवा तकलामकन रेगिस्तान से बचकर निकलना होता था, फिर खून जमा देने वाले पामीर पहाड़ों की चढ़ाई, और आखिर में खाना बदोशों से भरे यूरेशियन स्टेपी के खतरे। ये रास्ते कोई आराम या एफिशिएंसी देखकर नहीं, बल्कि सिर्फ जिंदा बचने, पानी और चारे की तलाश में चुने जाते थे। अब इन खतरों का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि तकलामकन रेगिस्तान का मतलब ही होता है वो जगह जहां से कोई लौटकर नहीं आता। भयंकर गर्मी, खिसकते रेत के टीले, ये सच में मौत का कुआं था। और अगर आप इसे पार कर भी लें तो 15,000 फीट ऊंचे पामीर के दर्रे आपका इंतजार कर रहे होते थे। वहां इतनी कंपा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी होती थी कि कई बार एक ही ट्रिप में कारवा के 1/3 लोग मारे जाते थे। लिटरली 1/3। भाग 3, रेशम से आगे, महाद्वीपों का असली माल। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मुसीबतें उठाकर लोग आखिर ले क्या जाते थे? सिर्फ रेशम? जी नहीं। इस भयंकर रास्ते को पार करने का इकलौता मकसद रेशम बिल्कुल नहीं था। यहाँ जो चीज मुझे सबसे कमाल की लगती है वो है इस व्यापार की वैरायटी। ठीक है, रेशम और मसालों जैसी लग्जरी आइटम्स थीं, लेकिन असली गेम चेंजर थीं रणनीतिक संपत्तियां, जैसे रोम से आने वाला सोने का भारी खजाना या मध्य एशिया के टॉप क्लास घोड़े। और सबसे बड़ी बात, परिवर्तनकारी तकनीकें। कागज और कांच बनाने की कलाएं इन्हीं रास्तों से गुजरी और उन्होंने दुनिया की तस्वीर ही बदल कर रख दी। रेशम तो बस एक नाम भर था। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। चीन ने जो अपना विस्तार पश्चिम की तरफ किया, वो कोई व्यापार बढ़ाने के शौक में नहीं किया था। वो एक मिलिट्री मजबूरी थी। हान राजवंश को अपने खानाबदोश दुश्मनों से निपटने के लिए फरगाना के मजबूत घोड़ों की सख्त जरूरत थी। इन स्वर्गीय घोड़ों की डिमांड इतनी भयंकर थी कि सिर्फ एक घोड़े के बदले वो 30-30 रेशम के थान देने को तैयार रहते थे। समझ रहे हैं आप? रेशम यहाँ सिर्फ कोई महंगा कपड़ा नहीं था, वो बाकायदा कैश या करेंसी का काम कर रहा था। लेकिन इस पूरी कनेक्टिविटी का एक बहुत ही डरावना पहलू भी है। जरा इस नंबर को देखिए, 30 से 60%। ये किसी का प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। ये 14वीं सदी के यूरोप की उस आबादी का आंकड़ा है जिसे ब्लैक डेथ यानी प्लेग की महामारी ने पूरी तरह साफ कर दिया था।
और पता है ये भयानक बीमारी वहां तक कैसे पहुंची? जी हाँ, उन्हीं रास्तों, उन्हीं व्यापारिक कारवां और उनमें छुपे चूहों के जरिए। कनेक्टिविटी हमेशा सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं लाती। भाग 4 भूले हुए बिचौलिए, मानव बुनियादी ढांचा। चलिए अब राजा महाराजाओं और रेशम सोने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन असली लोगों से मिलते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे थे। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इन रास्तों के असली मास्टरमाइंड चीनी या रोमन लोग नहीं थे, वो थे सोग्डियन। आज के उज़्बेकिस्तान के समरकंद इलाके के ये सोग्डियन व्यापारी कमाल के थे। ये कई भाषाएं बोलते थे, हर माहौल में ढल जाते थे। असल में यही वो असली बिचौलिए, वो डिप्लोमैट्स थे जो सिल्क रूट के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने पूरे एशिया में अपना नेटवर्क बिछा रखा था। अक्सर ना इतिहास के इन बड़े बड़े आंकड़ों में आम इंसान का दर्द छुप जाता है। डुनहुआंग के एक पुराने टूटे फूटे निगरानी टावर में हमें 313 ईस्वी का एक खत मिला। ये खत म्यूने नाम की एक सोग्डियन महिला ने लिखा था, जिसे उसके पति ने दुनिया के एक अनजान कोने में अकेला छोड़ दिया था। इस खत में कोई सोने चांदी की बातें नहीं हैं। इसमें कर्ज, गरीबी, अकेलापन और एक गहरे संघर्ष की ऐसी दर्दनाक कहानी है जो इस पूरे ग्लैमरस इतिहास को एक झटके में असली और मानवीय धरातल पर ला खड़ा करती है। अच्छा, जब भी सिल्क रूट के यात्रियों की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ऐसे व्यापारी जो बस मुनाफा कमाने निकले हैं, राइट? लेकिन ये भी पूरी सच्चाई नहीं है। अगर हम पुराने डॉक्यूमेंट्स खंगालें तो पता चलता है कि सबसे मशहूर और इम्पॉर्टेंट यात्री दरअसल मुनाफे के पीछे भागने वाले व्यापारी नहीं थे। वो या तो ज्ञान की तलाश में निकले साधु संत थे या फिर राज्यों के लिए खुफिया जानकारी जुटाने वाले जासूस। और ये बात इन दो चेहरों से बिल्कुल साफ हो जाती है। 138 ईसा पूर्व की बात है। जनरल झांग कियान को एक जासूस बनाकर भेजा गया था। वो पकड़े गए, लेकिन बाद में घोड़ों और दूर दराज के साम्राज्यों की इतनी गजब की खुफिया जानकारी लेकर लौटे कि क्या कहने। और दूसरी तरफ देखिए, 602 ईस्वी में ज्वानज़ैंग नाम के एक भिक्षु को उन्होंने तो राजा के आदेश तक को इग्नोर कर दिया और असली बौद्ध ग्रंथों की तलाश में 16,000 किलोमीटर का जानलेवा सफर तय किया। सच पूछिए तो इस नेटवर्क का असली विस्तार इन्हीं लोगों के जुनून ने किया था। भाग 5 वैश्वीकरण की धमनी, मूल सत्य। अब जैसे जैसे हम आज की इस चर्चा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे नेटवर्क की सबसे बड़ी देन सिर्फ व्यापार नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी देन थी बदलाव। इसने सभ्यताओं को आपस में जोड़ा, उन्हें सर्वाइव करना सिखाया। इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है गांधार कला, जहां आपको यूनानी और भारतीय कला का एकदम परफेक्ट मिक्सचर देखने को मिलता है। सोचिए, कागज और बारूद जैसी दुनिया बदलने वाली चीजें भी इन्हीं रास्तों से होकर गुजरी। और हाँ, 13वीं सदी में मंगोल साम्राज्य के टाइम पर हमने एक बहुत खूनी लेकिन एक शांतिपूर्ण एकीकरण का दौर भी देखा। इन सब ने साबित किया कि इंसानियत हमेशा से एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी रही है। तो आज हम इंटरनेट और फ्लाइट्स के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो सिल्क रूट की असलियत है ना, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हम उस पुरानी दुनिया के इतने उलझे हुए लेकिन कमाल के लचीले नेटवर्क से क्या सीख सकते हैं? जब हम उन पुराने मिथकों को दरकिनार करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये आइडियाज का, टेक्नोलॉजी का और यहाँ तक कि बीमारियों का जो लेन देन है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। ये हमेशा से हमारे डीएनए में रहा है। और इसी थॉट के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। इस कमाल के ऐतिहासिक सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।